सिद्धार्थ जी, किसकी गलती है? देखिए, आप उनको जिम्मेदार ठहराएंगे, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं दिखा? अब ये लड़ाई तो अच्छी है ना, आप लोग खेलते रहिए, बच्चों की जान गई, उनकी चिताएं जली हैं, आप लोग अपना फुटबॉल का खेल खेलते रहिए, आप उन पर दोष दीजिए, वो आप पर देंगे और ऐसे ही सियासत चमकती रहेगी। अंजना जी, मैं मानता हूँ ये घटना दोष देने से ऊपर है, बहुत दुखद है और ये घटना सबके लिए बहुत पीड़ादायी है। पर बात दोष देने या नहीं देने की नहीं है। एक माह से लगातार राजेंद्र नगर के विधायक को, जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं, वहां के लोकल्स कह रहे थे कि हमारे ड्रेनेज में कोई पानी, जब पहली बारिश हुई थी दिल्ली के अंदर तब से पानी ड्रेन्स में नहीं जा रहा, कोई सफाई यहां पर नहीं हो रही, कोई काम यहां पर नहीं हो पा रहा, आप इसका कुछ संज्ञान लीजिए। उस कोचिंग पर्टिकुलर सेंटर के लिए स्टूडेंट्स की बाइट्स हैं, उस पर्टिकुलर सेंटर के लिए छात्रों ने जाकर के बोला यहां पर पानी भरता है, यहां पर बेसमेंट में पढ़ाई करवाई जा रही है, यहां की कंडीशन ठीक नहीं है, किसी ने कोई सुध नहीं ली। 10 साल से विधायक आपके, पार्षद आपके, एमसीडी अब आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, लोग आपको वोट देने का काम कर रहे हैं, टैक्स आप वहां से कलेक्ट करते हैं, दिल्ली का जल बोर्ड आपका है, दोष देने के लिए कहां जाएं? किसको कहा जाए, आप मुझे ये बताइए। अगर आप वहां पर जाकर के सभी कोचिंग सेंटर से टैक्स लेने का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स का टैक्स सारा आप कलेक्ट कर रहे हैं, परमिशन देने का काम आपका है, दोष कहां दिया जाए? क्या दिल्ली जल बोर्ड के पास ये नहीं था? और अगर आम आदमी पार्टी, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख दूं, 10 साल के अंदर जिस पार्टी ने 4250% का एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ा दिया हो, कितना बजट सीवरेज पे बढ़ाया? और मैं अंतिम बात बोलता हूं, अगर एक माह पहले इनके 3 बड़े नेता, और जिसमें शैली ओबरॉय एमसीडी की कमिश्नर मौजूद हैं, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह सकती हैं कि इस बार मॉनसून दिल्ली वाले एंजॉय करेंगे, हमने सारा इंतजाम कर दिया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तब दोष देने की बात अब किसी और पे जाएगी, अब किसी और को जाकर के बोला जाएगा। आप वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मॉनसून को एंजॉय करिए, 3 बच्चों की लाशें चली गई, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा और करंट से मिला है, दोष कहां दिया जाए? आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, कुलदीप जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। पानी लोगों को ना मिले, किसी और की गलती है, पानी ज्यादा हो जाए, किसी और की गलती है, नालियों की सफाई ना हो, कचरा भरे, इस तरह से बच्चों की जान चली जाए, गलती किसी और की है। 10 साल से दिल्ली सरकार में, एमसीडी में 2 साल से, ये गलती किसी और की है सिंड्रोम से आम आदमी पार्टी कब निकलेगी? कब आप अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे? देखिए अंजना जी, आज एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो पूरा सिस्टम है, दिल्ली के अंदर जो अधिकारी, हम अधिकारियों की बात बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि जो सर्विसेज का मैटर माने सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की सरकार को दिया था, ट्रांसफर पोस्टिंग का सर्विसेज विभाग जो दिया था, उसको आधी रात को केंद्र की सरकार ने बिल लाकर पलटने का काम किया। और उस दिन के बाद से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जो हर काम का क्रेडिट लेने के लिए सामने आते हैं, और जब जो विभाग उनके अंतर्गत सीधे आते हैं वो उन पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो विभाग नहीं आते वो वहां पर उनका काम रुकवाने का काम करते हैं। अगर एक मंत्री की मीटिंग में आप सोचिए कि एक दिल्ली के मिनिस्टर वहां बैठे हुए हैं, 4 बड़े मिनिस्टर, दिल्ली के जो सारे विभाग हैं वो वहां मौजूद हैं, और उस मीटिंग में कोई सेक्रेटरी ये कह दे कि अभी हम नहीं जाएंगे विजिट पे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? मुख्य सचिव की मैं बात करूं तो अगर मुख्य सचिव महोदय का जो रवैया है वो किसके कहने पर है? वो उपराज्यपाल महोदय के कहने पर है। तो दिल्ली की जनता से किस बात का बदला आज उपराज्यपाल लेने का महोदय करने का काम कर रहे हैं? आज 3 बच्चों की जान जो गई है, आखिर हम ये क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि उन अधिकारियों पे, जिन अधिकारियों ने के इस पे काम करने विफल रहे, जिन्होंने लापरवाही बरती, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, उसकी हम मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उस एमसीडी कमिश्नर को तुरंत प्रभाव में, तत्काल प्रभाव में सस्पेंड किया जाए, ताकि आने वाले समय एक मिसाल पैदा हो। लेकिन नहीं, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि और अच्छे अच्छे विभागों से उन्हें नवाजा जाएगा। तो दिल्ली की जनता सारा कुछ देख रही है कि कैसे दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए षड्यंत्र उपराज्यपाल महोदय भारतीय जनता पार्टी कहने पे रचने का काम कर रहे हैं। कम से कम, मैं फिर भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं कि कम से कम उन बच्चों की मौत पे राजनीति मत कीजिए। एक सेकंड, मेरा सवाल भी सुनिए। मैं समझ गई, मुख्य सचिव की गलती है, मुख्य सचिव की गलती है, एलजी की गलती है। ये जब आप लोग एमसीडी का चुनाव लड़ रहे थे तो आपने उसमें लिखा था नीचे में कंडीशन अप्लाई, आप बताते ना कि हम एमसीडी में तो आप हमें जिता देंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि एलजी साहब कुछ और करेंगे, मुख्य सचिव हमारी बात सुनेंगे नहीं, फला की गलती होगी, चिला की बदमाशी होगी। आपने लिखा था उसमें चुनाव में, जब जनता ने आपके लिए वोट दिया आपने लिखा था।
देखिए, आपने कहा लिखने की बात, क्या किसी को उस समय पता था कि उपराज्यपाल महोदय नॉमिनेट काउंसलरों को भाजपा के कार्यकर्ताओं को नॉमिनेट कर देंगे और नॉमिनेट करने के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और उसके बाद तक 1.5 साल तक स्टैंडिंग कमेटी रुकी रहेगी? क्या किसी को इस बात का अंदेशा था? क्या किसी को पता था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली के लोग उनको हरा देंगे तो वो षड्यंत्र करने का काम करेंगे, वो षड्यंत्र करके दिल्ली के काम रोकने का काम करेंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इन लोगों से कम दिल्ली के लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद करो, अपनी गंदी राजनीति को बंद करने का काम करो। और उपराज्यपाल महोदय से भी कहता हूं, वो संवैधानिक पद पे इस देश पे बैठे हुए हैं, बीजेपी की बात आपने सुन ली, चूंकि आप लोग यहाँ पर है सुन नहीं पा रहे, तो मैं बता देती हूँ कुलदीप कुमार ने क्या कहा है। कुलदीप कुमार जी ये कह रहे हैं कि मुख्य सचिव उनकी बात सुनते नहीं, एलजी साजिश रच रहे हैं दिल्ली की सरकार के खिलाफ और इसीलिए इस तरह की घटना घटी है। वो हाथ जोड़ के इनसे कह रहे हैं कि आप ये सब बंद कीजिए। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी हालांकि एक वक्त पर आप लोग भी यहाँ पर सरकार में थे, एमसीडी में, लेकिन और यहाँ पर और गठबंधन के आपके साथी अभी आम आदमी पार्टी है या नहीं है? मतलब उसी हिसाब से आप नाप लीजिएगा कितना बोलना है, नहीं बोलना है, किसके खिलाफ बोलना है। लेकिन बोलिएगा जरूर, पूछिएगा जरूर। और आपकी नजर में किसकी गलती दिख रही? अंजना जी, मैं हमेशा माइक ले लीजिए सर। मैं हमेशा जो चीज जनता के हित में है वो बोलने का ही प्रयास करता हूँ। मैं सिस्टम को दोषी नहीं ठहराता हूँ। मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों दोषी हैं और दोनों बराबर के दोषी हैं। सिस्टम कह के दोनों को बचाया नहीं जा सकता है। आज आप देखिए कि 2 साल से कॉरपोरेशन में ही है, लेकिन उससे पहले 15 साल बीजेपी रही है। केजरीवाल जी स्वयं जेल में है, आए थे दिल्ली को पेरिस बनाने के लिए, और जो आज हालत है वो पूरे देश ने देखी है। आज सबसे पहले अगर वहां राजनीति करने कोई गया इतनी दुखद घटना के बाद, तो बीजेपी की सांसद गई। हमने तो कह रहे हैं कि भाई किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। मुखर्जी नगर में अभी आग लगी, बिल्डिंग धू धू करके जली, मुंडका में धू धू करके जली। एलजी साहब का कोई एक बयान 4 दिन से आया हो तो बता दीजिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदार स्टेटमेंट आई हो तो बता दीजिए। करंट लगने से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अब मैं ये कहने लगूं कि जब कॉरपोरेशन बीजेपी की थी उस समय ये बेसमेंट बना था, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तमाम सैकड़ों हजारों बेसमेंट बने हैं पिछले 15 सालों के अंदर, 17 सालों के अंदर, जब से इनकी सरकारें आई हैं। दोनों जिम्मेदार हैं और दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। दुखद है कि दिल्ली फायर सर्विस का एक अधिकारी, एक चपड़ासी तक अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है। किसने लाइसेंस दिया और वहां पर क्या चल रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और दिल्ली पुलिस ऐसे देखती रही? क्या वहां के बीट कांस्टेबल से लेकर एसएचओ तक सामान नहीं पहुंचा होगा? संभव ही नहीं। राजेंद्र नगर जैसी कीमती जगह में बेसमेंट बड़े बड़े बन जाएं और एसएचओ को पैसा ना जाए या दिल्ली पुलिस को पैसा ना जाए, ये कौन मान सकता है? पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जिस तरह से पुलिस है, कॉर्पोरेशन है, फायर सर्विस है, ये तीनों के तीनों जिम्मेदार हैं और ये नजीर बनना चाहिए। आज कोई पार्टी कितनी कम जिम्मेदार है, ज्यादा जिम्मेदार है, वो नहीं होना चाहिए। आज 3 बच्चों की जान गई है, वो इम्पोर्टेंट है। और मेरा ये मानना है कि अभी तक नजीर नहीं बनी है, नजीर बननी चाहिए। और वो जो बुलडोजर बाबा जी वाला ये डबल इंजन की सरकार वाले लेके घूमते थे, 1-2 अधिकारियों के यहाँ पर बुलडोजर चला दीजिए। आपकी वो बुलडोजर अब ठीक कार्रवाई लग रही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिसको ठीक लगती थी वो अब यहाँ करके दिखाए ना। अब आपने सेवानिवृत्त हो चुके हैं ना, तो थोड़ी सी आज ईमानदारी दिखाइएगा। मैं हमेशा ईमानदारी दिखाता हूँ। कौन कौन पैसा लेता है? जो हफ्ता चलता है, मतलब अगर बेसमेंट में बिना इजाजत के चल रहा है, फायर ब्रिगेड वाला भी 9 जुलाई को पैसे लेकर या जिस भी वजह से एनओसी देता है, थोड़ी सी ईमानदारी दिखाइएगा। किस किस को पैसा पहुंचता है? हफ्ता चलता है कि महीना चलता है कि साल का चलता है कि एक टाइम का डील होता है साल के लिए? थोड़ा बताइएगा जरा। देखिए, जब मैं चेयरमैन था तो लगभग 300 बिल्डिंग इस एरिया की ऐसी हैं जिनको जो इलीगल थी, जिसमें ये अल्ट्रेशन हुए थे और जिसको सील करना चाहिए थे, डिमोलिशन करना चाहिए था। हमने बड़े 16 मेजर को तो शुरू किया, लेकिन बाकी सबको बचाने के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, कांग्रेस के हो और चाहे बीजेपी के हो, सब बचाने में लग गए। राजेंद्र नगर के सारे एरिया में अगर आप देखोगे 17-18 में भी वो थड़े तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। कौन लगता है, किस तरह का व्यक्ति लगता है? एक सेकंड, पार्षद, विधायक, सांसद, नेता, मंत्री? नेता। पार्षदों की तो कोई वैल्यू नहीं है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट पार्षद और विधायक को तो कभी एंटरटेन ही नहीं करता। तो नेता क्या चीज है? मतलब नेता विधायक मतलब या सांसद या मंत्री? जैसे कॉर्पोरेशन में आप मेयर कह सकते हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कह सकते हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह सकते हो, दिल्ली सरकार के मंत्री कह सकते हो। और मैं पार्टी के आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं करना चाहता, नहीं। लेकिन मैं आपको इसमें एक और बात बता रहा हूँ। आज मैंने देखा कि कल वो लोग अरेस्ट हुए,
जो मकान मालिक और उसका संचालक है, और सीधा जुडिशियल कस्टडी चले गए। पुलिस ने रिमांड तक नहीं मांगा। रिमांड मांगते ना, पूछते ना भैया किस किस को पैसा देते हो। लोकल थाना पैसा न ले, ये हो ही नहीं सकता। सही कह रहे हैं वो। लोकल एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट पैसा न ले, ये हो ही नहीं सकता। कौन कौन से स्तर के अधिकारी लेते हैं, यही तो मैं पूछ रही हूँ, आप देखिए बता नहीं ऐसा रहे। है अंजना जी, बात ये होती है कि ये तो कंफर्ट जोन की बात है। अगर बीट कांस्टेबल पर एसएचओ का कंफर्ट वही है, काम निपट गया तो वही कर बीट लिया। नहीं, बीट कांस्टेबल के माध्यम से पहुंचता है। और वो MCD जो में? एमसीडी में जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने वो बिलदार से रखे हुए हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो जो है कलेक्शन करते हैं। और ये वो जेई वगैरह का क्या रोल जेई होता है? से ही आगे ऊपर तक बढ़ता है। जेई से ही बढ़ता है जेई पैसा। से बढ़ता है और जेई डीसी किसको तक देता तो है? डीसी तक तो बढ़ता ही बढ़ता है। जेई अब किसको कमिश्नर देता है? मैं बताता हूँ, जेई सिस्टम ये है इनका, जो मैंने महसूस किया कि जेई के पास सारा कलेक्शन जाता है ठीक है। और जेई से डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर को हो, चाहे वो एसी को हो, चाहे एक्शन को हो, चाहे एसई को हो, चाहे डीसी को। ये तो चैनल है ही। कुछ एक मामलों में सवाल आपसे पूछ रही हूँ, जब आप इस व्यवस्था में घुसे और आप ये कह रहे हैं कि आप ईमानदार हैं, ये जेई सब जो नहीं, मैं पूरा नहीं कह रहा मैं रैकेट चला, ईमानदार हूँ। आप जो समझ रहे हैं वो समझ लें, लेकिन ठीक मैं है। ईमानदारी से बात कह रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रही हूँ, तो ये जो रैकेट आप कह रहे हैं कि जेईस का चलता है, कोई अधिकारी आके कुछ कर सकता है व्यवस्था को, या बहुत अंदर सीप रहता है? कोई व्यवस्था, अगर अधिकारी आता भी है तो वो मतलब कुछ कर नहीं पाता, इतना स्ट्रांग इनका रैकेट रहता है, अंदर अंदर चलता रहता है। मैं इसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2011 में 31 दिसंबर 2011 को पहली बार 183 जेईस की और सारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोगों की ट्रांसफर्स हुई। हमने एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी चार्जशीटेड, एक एक जेई पर 35 केस थे, सीबीआई के, एंटी करप्शन के, उसके दिल्ली पुलिस के और डिपार्टमेंटल। जेई से लेकर एक्शन तक किसी के पास 35 है, किसी पर 30 है, 5,500 केसेस थे और वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एंजॉय कर रहे थे। तो हमने ये माना कि पब्लिक वर्किंग में कोई ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो चार्जशीटेड है। जब वही चार्जशीटेड बैठा होगा तो वो भरोसा कैसे देगा कस्टमर को या जनता को? तो सारे हटाए। उस समय मर्जी के बगैर जेई पैसे मैं बता रहा हूँ, मेहरा जी कमिश्नर थे। वो कह रहे हैं कॉर्पोरेटर्स की मर्जी की मर्जी हाँ, बिल्डिंग डिपार्टमेंट कॉर्पोरेटर को कोई घास नहीं डालता।